Hello everyone, welcome to History Sessions of Class 8 and today we are discussing chapter number 7. Chapter name is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. This is your 5th session. तो बच्चों हम लोग हिस्ट्री सेशन डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 का और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7. चैप्टर का नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स और ये आपका 5th सेशन है. So let's start with it. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. तो एक तरफ हम लोगों ने देखा था कि एक टाइम था जब इंडियन टेक्सटाइल्स का बहुत ज्यादा डिमांड था, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर यूरोपियन मार्केट्स में या फिर ब्रिटेन में, राइट? यहां से बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में टेक्सटाइल्स या कॉटन को ले जाया जाता था. बट उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों कि ब्रिटेन में जो वहां के कॉम्पिटिटर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट या मर्चेंट्स थे, वो काफी इनसिक्योर हो गए थे विद द कमिंग अप ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड ऑल्सो इट लेड टू द डिस्कवरी और इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग व्हील एंड देन स्टीम इंजन. और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहां खुलने लगे. कहां? ब्रिटेन में, राइट? और इसका इंपैक्ट क्या हुआ था बच्चों? इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. और मैंने आपको बहुत सारे रीजंस भी बताए थे. जैसे मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बढ़ गया था इंडियन टेक्सटाइल्स का, दे हैड टू compete विद द ब्रिटिश गुड्स नाउ. और उसके बाद क्या होने लगा कि पूरा सिनेरियो रिवर्स हो गया. वो कैसे कि अब बाहर से यानी कि ब्रिटेन से बहुत सारे टेक्सटाइल गुड्स या कॉटन इंडिया में आने लगे, राइट? इंपोर्ट बहुत ज्यादा होने लगा और इंडियंस जो यहाँ के 2/3 इंडियन थे बच्चों, वो लोग अब ब्रिटेन से जो प्रोड्यूस या बनाए जाते थे कॉटन उनको पहना करते थे, राइट? और इसका बुरा इंपैक्ट पड़ा था यहाँ के वीवर्स और स्पिनर्स पे. जितने भी यहाँ के वीवर्स थे उनके पास अब जॉब नहीं था. इट मीन्स दैट दे वर जॉबलेस, राइट? तो ये सारा इंपैक्ट हमने पढ़ा अंडर द टॉपिक ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स. नाउ लेट अस सी कि अब जो वीवर्स थे जो जॉबलेस हो चुके थे या जो स्पिनर्स थे, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो विमेन थी वो स्पिनिंग का काम करती थी, राइट? तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था इस चीज का. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स. अब इसके आगे उन्होंने क्या किया कि जब डिक्लाइन हो गया था इंडियन टेक्सटाइल्स का, राइट? नाउ मेनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स. अब यहाँ पे आप देखो कि जितने वीवर्स थे वो अब क्या करने लगे, वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स बन गए. सम माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क एंड येट others went out of the country to work in plantations in Africa and South America. तो उस टाइम पे आप देखो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के रीजन में बहुत बड़े बड़े प्लांटेशंस हुआ करते थे और प्लांटेशंस के बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है. अब ये जो प्लांटेशंस वाले एरिया थे बच्चों, वहां पे इंडियंस जाने लगे काम के, ऑब्वियसली इन सर्च ऑफ वर्क. Apart from that, they also started moving to the urban cities in search of work. So this was the impact on the weavers after the decline of Indian textiles. Some of these handloom weavers also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, that is present day Mumbai, then Ahmedabad, Sholapur, Nagpur and Kanpur. अब आप देखो कि इसके बाद डिफरेंट रीजन्स पे नए नए कॉटन मिल्स बनने लगे. ओके तो यहाँ पे आप देखो कि जो हैंडलूम वीवर्स थे, मतलब जो हाथ से काम किया करते थे, वो क्या करने लगे, इन सारे नए कॉटन मिल्स में वो वहां पर जाने लगे इन सर्च ऑफ वर्क. और ये नए कॉटन मिल्स कहाँ कहाँ बन रहे थे? सो इट वाज इन द रीजन ऑफ बॉम्बे. दैट टाइम मुंबई वाज कॉल्ड एज बॉम्बे. ओके सो कीप दिस इन माइंड. अपार्ट फ्रॉम दैट अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर रीजन. नाउ let's talk about the cotton mills that started coming up in the Indian subcontinent. So, the first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in the year 1854. So, this is an important point that you must remember here कि 1854 में सबसे पहला cotton mill खुला था हमारे country इंडिया में. और वो कहाँ सेटअप किया गया था? वो बॉम्बे में सेटअप किया गया था. ओके आप मैप में बॉम्बे भी लोकेट कर सकते हो, राइट?
from the early 19th century, Bombay had grown as an important port for the export of raw cotton from India to England and China. तो यहाँ पे जब आप मैप में देखोगे बच्चों, तो आप देखोगे कि बॉम्बे आपको कोस्टल लाइन पे दिखेगा, राइट? और उस टाइम पे आप देखो कि बॉम्बे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था जहां से सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते थे। ओके, सो यहाँ से आप देखो कि यहाँ पे बॉम्बे में जो कॉटन मिल खुला, उसके बाद क्या हुआ? इट बिकेम एन इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन। मतलब जितना भी रॉ कॉटन प्रोड्यूस किया जाता था, राइट, उसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा इंग्लैंड और चाइना में। ओके, इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया where cotton was grown। तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में ये भी पढ़ा होगा कि अगर हमें कॉटन ग्रो करना है तो बहुत सारे नीड्स होते हैं, है ना? और सबसे बेसिक नीड होता है दैट देयर शुड बी द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ ब्लैक सॉइल। ओके, ब्लैक सॉइल पे कॉटन को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है, और यही था यहाँ पे जो हम बॉम्बे रीजन की बात करते हैं। नाउ बॉम्बे वाज लोकेटेड एट अ प्लेस जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लैक सॉइल अवेलेबल था, एंड दैट इज वाई वहां पे काफी ज्यादा कॉटन ग्रो किया जाता था, राइट? और बॉम्बे वाज अ इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑल्सो, जिस वजह से क्या होने लगा कि जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता था उसको डिफरेंट रीजन्स में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। ओके, एंड हियर यू कैन सी दिस पिक्चर, दैट इज द कॉटन मार्केट एट बॉम्बे। नाउ दिस इज एन ओल्ड पिक्चर ऑफ द कॉटन मिल दैट वाज ब्रॉट अप और सेट अप। ओके, नाउ बाय 1900 over 84 mills started operating in Bombay। अब 1854 के बाद हम लोग बात कर रहे हैं 1900 की। तो 1900 में आप देखो कि इस टाइम तक 84 मिल्स खुल चुके थे बॉम्बे में। Now many of these were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made their money through trade with China। तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी मिल्स जो थे वो कौन खोल रहे थे? सो दीज वर दी पारसी एंड गुजराती बिजनेसमैन जो इस रीजन में इतने सारे कॉटन मिल्स खोल रहे थे। और इनके पास पैसे कहाँ से बन रहे थे? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ट्रेड दैट दे वर हैविंग विद चाइना। ओके, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो भी कॉटन प्रोड्यूस हो रहा था वो या तो ब्रिटेन में जा रहा था, नहीं तो चाइना जा रहा था। ओके, मिल्स केम अप इन अदर सिटीज टू। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद was started in 1861। अब एक तरफ आप लोगों ने पहले पढ़ा कि जो फर्स्ट कॉटन मिल था वो बॉम्बे में खुला या सेटअप किया गया। अब हमारा जो दूसरा मिल था बच्चों, यहाँ पे आप देखो ये इंपॉर्टेंट मिल था कहाँ पे? अहमदाबाद के रीजन में, एंड इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1861। अ ईयर लेटर अ मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कानपुर इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। और ये कानपुर कहाँ पे लोकेटेड है? इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। लेकिन उस टाइम पे उस पूरे रीजन को क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस का रीजन हुआ करता था जब हम ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले बॉम्बे में मिल खुला, उसके बाद अहमदाबाद में, फिर कानपुर के रीजन में। नाउ ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू अ डिमांड ऑफ लेबर। अब जितने ज्यादा कॉटन मिल्स खुलने लगे उतने ही ज्यादा डिमांड ऑफ लेबर होने लगा, राइट? कि उनको बहुत ज्यादा लेबर भी नीडेड था कि इतने बड़े बड़े मिल्स में काम कौन करेगा, है ना? क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी उस टाइम पे था नहीं, तो ऑब्वियसली इनको लेबर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने लगा। और जितने भी आप देखो कि वीवर्स थे जो कि रूरल एरियाज में उस टाइम पे रह रहे थे, सो दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग इनटू द अर्बन सिटीज in search of job in these cotton mills। Okay, now here in this picture you can see that this is an old picture of the mill that was set up in Ahmedabad। और उस टाइम पे आप देखो कि ऐसे बड़े मिल या कॉटन मिल्स हुआ करते थे बच्चों। Okay, thousands of poor peasants, artisans and agricultural laborers moved to the cities to work in the mills। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेबर रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ने लगा तो जितने भी पुअर पेजेंट्स या जॉबलेस वीवर्स हुआ करते थे जो कि गांव में रहा करते थे, वो धीरे धीरे क्या करने लगे? शहर में आने लगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिजन्स, क्राफ्ट्स पर्सन या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो उस टाइम पे जिनके पास लैंड नहीं हुआ करता था वो दूसरे के लैंड में जाके काम करते थे। तो ऐसे जितने भी लोग थे बच्चों वो धीरे धीरे सिटीज में आने लगे क्योंकि उनको पता था कि यहाँ के कॉटन मिल्स में उनको काम मिल जाएगा, राइट? In the first few decades of its existence, the textile factory industry in India faced many problems।
अगर हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब पहले के 10 साल में जैसे जैसे ये कॉटन मिल्स आने लगे, तो उस टाइम पे ये जो हमारे टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज थे बच्चों, उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। It found difficult to compete with the cheap textiles imported from Britain. अब जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ब्रिटेन से बहुत सारे कॉटन जो भी प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में इंपोर्ट किए जाने लगे, राइट? और उनको यहाँ पे चीप प्राइस पे बेचा भी जा रहा था। सो इट वाज डिफिकल्ट टू compete with the cheap textiles that was imported from Britain region, right? In most countries, governments supported industrialization by imposing heavy duties on imports. आप लोगों ने ये भी पढ़ा था बच्चों कि लास्ट क्लास में हमने देखा कि अगर हम इंडियन टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो वो वहां पे एक्सपोर्ट करना भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। वो क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही हेवी ड्यूटीज इंपोज किया जाने लगा ऑन द इंडियन टेक्सटाइल्स, राइट? तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के पास प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था कि वहां पे जो भी इंडियन टेक्सटाइल है उनको कोई ले नहीं रहा था, बिकॉज इट वॉज बीइंग वेरी एक्सपेंसिव देयर। और यही हम लोग बात करते हैं दैट उस टाइम बहुत सारे कंट्रीज में क्या हो रहा था, दैट द गवर्नमेंट्स दे सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि अगर हम ब्रिटेन की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए क्या किया गया कि जितने भी बाहर से प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनके ऊपर हेवी ड्यूटीज या हेवी टैक्सेस इंपोज किए जाने लगे, राइट? दिस एलिमिनेटेड कंपटीशन एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज। और इसकी वजह से क्या हुआ था, दैट इट एलिमिनेटेड कंपटीशन, कि दोनों इंडस्ट्रीज के बीच कोई कंपटीशन ही ना हो कि इसके ऊपर इतने सारे जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनके ऊपर बहुत ही हेवी टैक्सेशन लगा दिया जाए, ताकि वहां की जो इंडस्ट्रीज है, जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज है पर्टिकुलर रीजन के, उनका कोई कॉम्पिटिटर ना पाए, राइट? और वो काफी सिक्योरली अपना बिजनेस चला सके। तो ये पूरा हम देखते हैं कि ब्रिटेन में ऐसा ही हो रहा था। ओके अगर हम इंडियन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो उस पर हेवी ड्यूटीज इंपोज किया जाने लगा, और उसकी वजह से क्या हुआ, इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, जो एक टाइम पे बहुत ही डिमांड में था। ओके और इसकी वजह से एक और चीज क्या हुआ कि वहां की जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज थे, राइट, की जो वूल इंडस्ट्रीज है या बाकी जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे, उनको एक सिक्योर मार्केट मिल गया और उनके प्रोडक्ट्स में धीरे धीरे लोग खरीदने लगे, राइट? द colonial government in India usually refused such protection to local industries। और वही अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में जो लोकल इंडस्ट्रीज थे, क्या उनको ऐसा प्रोटेक्शन मिलता था? नहीं। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था बच्चों, दैट इज ब्रिटिश इंडिया, तो वो यहाँ पे वैसा कोई प्रोटेक्शन नहीं देते थे टू दी लोकल कंपनीज और दी लोकल इंडस्ट्रीज हियर, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड दिस मैप इज शोइंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं अबाउट द कॉटन मिल्स और दी कॉटन इंडस्ट्रीज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला कहाँ खुला था, मुंबई में। तो यहाँ पे आप कोस्ट के पास देख सकते हो, दिस इज योर मुंबई रीजन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अहमदाबाद में खोला गया, राइट? तो आप गुजरात में अहमदाबाद को लोकेट कर सकते हो। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कानपुर रीजन में, दैट इज इन योर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रीजन जो है बच्चों, वो मैप में मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉटन मिल्स सेटअप किए जा रहे थे। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड स्टील। तो बच्चों एक तरफ मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 2 ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे। पहला था हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और दूसरा था हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। हमने देखा किस तरीके से बहुत ही ज्यादा डिमांड था कॉटन टेक्सटाइल का, बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा, है ना? इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और इसके लिए हम बेस्ट एग्जाम्पल लेने वाले, दैट इज द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। और इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक में काफी डिटेल में दिया हुआ है और वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। ओके और टीपू सुल्तान के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा था। नाउ ही वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ मैसूर रीजन, राइट? आप लोगों ने एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ा है ना? तो वहां से आपको याद होगा कि टीपू सुल्तान कौन थे। नाउ let's talk about the growth of iron and steel industry while taking the example of the sword of Tipu Sultan here. Now, let's talk about the famous sword of Tipu Sultan.
The sword had an incredibly hard and sharp edge that could easily rip through the opponent's armor. तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो बच्चों, now this was the famous sword of टीपू सुल्तान. और इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसे एक स्टील से बनाया जाता था जो उस टाइम पे काफी फेमस हुआ करता था इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ओके, so this quality of the sword came from a special type of high carbon steel called woods. तो हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं बच्चों? तो ये जो स्वॉर्ड की क्वालिटी है ये कहां से आता था? नाउ इट केम फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील. ओके, एक स्पेशल टाइप का हाई कार्बन स्टील हुआ करता था जिसको हम लोग अच्छे फेमसली क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज वुड्स. ओके, इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये नाम, दैट इज wood steel here. Now which was produced all over South India. और हमारे कंट्री का जो सर्दर्न रीजन है that is साउथ इंडिया. ओके, तो साउथ इंडिया में बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस किया जाता था. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स, राइट? और उसमें हमने देखा कि जो वीवर्स थे जो कि रूरल एरियाज में रह रहे थे वो धीरे धीरे सिटीज में माइग्रेट करने लगे इन सर्च ऑफ जॉब. फिर हम लोगों ने कॉटन मिल्स के बारे में पढ़ा दैट स्टार्टेड कमिंग अप. पहला जो सेटअप हुआ था दैट वाज इन बॉम्बे, देन अहमदाबाद, देन कानपुर रीजन. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसमें हमने एग्जांपल लिया अबाउट द फेमस स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान. अब टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड के बारे में बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.